ये वीडियो है एक 19 साल के लड़के की। सपनों से भरा जीवन अभी शुरू ही हुआ था, लेकिन एक हादसा हुआ और सब कुछ बदल गया। शरीर जिंदा है, लेकिन जीवन जैसे रुक गया है। आज की कहानी है हरीश राणा की, और इसी कहानी से हम समझेंगे भारत में इच्छा मृत्यु यानी यूथेनेशिया का पूरा कानून, पूरी प्रक्रिया और उससे जुड़े सभी महत्वपूर्ण केस, बिल्कुल सरल भाषा में। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गुप्त और आप देख रहे हैं PSIR रिसर्च। अगस्त 2013 में चंडीगढ़ में रहने वाले 19 वर्षीय हरीश राणा एक इमारत की चौथी मंजिल से गिर जाते हैं और इस हादसे में उनके मस्तिष्क को गंभीर चोट लगती है और वे एक ऐसी अवस्था में चले जाते हैं जिसे मेडिकल की भाषा में रेजिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट यानी PVS कहते हैं। इसका मतलब बहुत सरल है, शरीर जिंदा है, दिल धड़क रहा है, लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा। व्यक्ति न सोच सकता है, न समझ सकता है, न किसी को पहचान सकता है। वह जागा हुआ दिख सकता है, लेकिन वास्तव में उसे कोई चेतना नहीं होती। इसके साथ ही उन्हें क्वाड्रिप्लेगिया हो जाता है, यानी उनके दोनों हाथ और दोनों पैर पूरी तरह लकवाग्रस्त हो जाते हैं। अब वे पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। अब सवाल आता है, उन्हें जिंदा कैसे रखा गया, क्योंकि वे खुद से खाना नहीं खा सकते हैं, पानी नहीं पी सकते थे। डॉक्टर ने उनके पेट में एक ट्यूब डाली जिसे PEG ट्यूब कहते हैं। इसी ट्यूब के माध्यम से उन्हें खाना और पानी दिया जाता था, जिसे मेडिकल भाषा में कहा जाता है क्लिनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन यानी CANH। सरल शब्दों में मशीन और ट्यूब के सहारे शरीर को जिंदा रखना। यह स्थिति कुछ दिनों या महीनों की नहीं थी, पूरे 13 साल तक हरीश इस अवस्था में रहे। न कोई सुधार, न कोई प्रतिक्रिया और न ही कोई उम्मीद। अब परिवार एक कठिन स्थिति में था। क्या यह जीवन है या केवल शरीर को जीवित रखना? 2024 में हरीश के पिता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कहा, मेरे बेटे को इस असहनीय स्थिति से मुक्ति दी जाए। यह मांग थी पैसिव यूथेनेशिया की, यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की। लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। मार्च 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि हरीश राणा के मामले में जीवन रक्षक प्रणाली हटाई जा सकती है, यानी PEG ट्यूब के माध्यम से दिया जा रहा खाना और पानी बंद किया जा सकता है। इसका मतलब यह था कि कोर्ट ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी। अब यहाँ हमें समझना होगा कि आखिर इच्छा मृत्यु होती क्या है। इच्छा मृत्यु का मतलब है किसी व्यक्ति को उसकी असहनीय पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए उसकी मृत्यु होने देना, यह मृत्यु का रास्ता आसान करना। यह शब्द ग्रीक भाषा से आया है। EU यानी अच्छा और थैनेटोस यानी मृत्यु। इस तरह यूथेनेशिया का मतलब है अच्छी मृत्यु। इच्छा मृत्यु दो प्रकार की होती है, एक्टिव और पैसिव यानी सक्रिय और निष्क्रिय। एक्टिव यूथेनेशिया या सक्रिय इच्छा मृत्यु में डॉक्टर खुद कोई कदम उठाता है, जैसे घातक इंजेक्शन देकर मरीज को मृत्यु प्रदान कर देना। यह भारत में पूरी तरह अवैध है और इसे हत्या के समान माना जाता है। दूसरी ओर पैसिव यूथेनेशिया या निष्क्रिय इच्छा मृत्यु में डॉक्टर कोई नया कदम नहीं उठाता, बल्कि जो जीवन रक्षक उपचार चल रहा है उसे रोक दिया जाता है, जैसे वेंटिलेटर हटाना या ट्यूब से खाना देना बंद करना। इसमें मरीज को प्राकृतिक रूप से मरने दिया जाता है और यह भारत में कुछ शर्तों के साथ वैध है। इसे एक उदाहरण से समझिए। अगर कोई मरीज वेंटिलेटर पर है और डॉक्टर इंजेक्शन देकर उसे मृत्यु दे देता है, तो वह एक्टिव यूथेनेशिया की श्रेणी में आता है, जो कि अवैध है। लेकिन अगर डॉक्टर वेंटिलेटर हटा देता है और शरीर अपने आप काम करना बंद कर दे, तो यह पैसिव यूथेनेशिया है, जो कानूनी रूप से स्वीकार्य हो सकता है। लेकिन हरीश राणा के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला केवल एक अनुमति नहीं था, इसमें कई महत्वपूर्ण सिद्धांत भी स्थापित किए गए। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, कोर्ट ने कहा कि PEG ट्यूब के माध्यम से दिया जाने वाला खाना और पानी सिर्फ साधारण देखभाल नहीं है, बल्कि यह भी एक प्रकार का मेडिकल ट्रीटमेंट है। इसलिए अगर इसे हटाया जाता है तो यह पैसिव यूथेनेशिया के अंतर्गत आएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सामान्य रूप से ऐसे मामले में एक 30 दिन का वेटिंग पीरियड रखा जाता है, ताकि जल्दबाजी में निर्णय ना हो, सोचने समझने का मौका मिले। लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस 30 दिन के नियम को हटा दिया। कोर्ट ने कहा कि जब व्यक्ति 13 साल से इस स्थिति में है और सुधार की कोई संभावना नहीं है, तो और इंतजार करना अमानवीय होगा। तीसरी बात, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मरीज को छोड़ नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसे पैलिएटिव केयर दी जाएगी, यानी दर्द कम करने वाली देखभाल, ताकि मृत्यु सम्मानजनक और बिना कष्ट के हो। अब भारत में इच्छा मृत्यु का कानून
कैसे विकसित हुआ, इसे भी समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले 1987 में मारुति श्रीपति दुबल बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि मरने का अधिकार अनुच्छेद 21 अर्थात जीवन के अधिकार में निहित है और यह अंतिम अवस्था की बीमारी से पीड़ित या लगातार गंभीर दर्द में रहने वाले रोगियों को अपने जीवन का अंत करने की अनुमति देता है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी 1994 में पी रतिनाम बनाम भारत संघ के मामले में मुहर लगा दी। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार भी निहित है। न्यायालय ने अन्य मौलिक अधिकारों के साथ समानता स्थापित करते हुए कहा कि जिस प्रकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में न बोलने का अधिकार भी समाहित है, उसी तरह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में न जीने का अधिकार भी शामिल है। इन दोनों मामलों में आईपीसी की धारा 309 को चुनौती दी गई थी, जो आत्महत्या की कोशिश को अपराध घोषित करता था। यह निर्णय बहुत विवादास्पद रहा क्योंकि तर्क यह दिया गया कि अगर राइट टू लाइफ में राइट टू डाई भी शामिल है तो क्या यूथेनेशिया या इच्छा मृत्यु भी वैध है। लेकिन 1996 में ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय को पलट दिया और यह तय किया कि जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है और जीवन की सुरक्षा पर बल दिया। इसके बाद 2011 में अरुणा शानबाग का केस आया, जो बहुत महत्वपूर्ण केस था। अरुणा शानबाग मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल में एक नर्स थी जिन पर 1973 में क्रूर यौन हमला हुआ था और वे भी प्रेजिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली गई थी। वे 42 साल तक इसी अवस्था में रहीं। पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता पिंकी वीरानी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अरुणा के लिए इच्छा मृत्यु की मांग की। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी क्योंकि अरुणा की देखभाल करने वाले डॉक्टर और स्टाफ, जिसे कोर्ट ने नेक्स्ट फ्रेंड कहा, इसके खिलाफ थे। लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कहा कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को कुछ परिस्थितियों में अनुमति दी जा सकती है, लेकिन उसके लिए सख्त प्रक्रिया और मेडिकल जांच जरूरी होगी। फिर 2018 में कॉमन कॉज केस आया, जिसने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु से संबंधित पूरे कानून को स्पष्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू डाई विद डिग्निटी यानी गरिमा के साथ मरने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा है। इसी केस में लिविंग बिल को भी मान्यता दी गई। लिविंग बिल एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें कोई व्यक्ति पहले से लिख देता है कि अगर भविष्य में वह ऐसी स्थिति में चला जाए जहां वह निर्णय लेने में सक्षम न हो तो उसे मशीनों के सहारे जिंदा न रखा जाए, अर्थात जीवन रक्षक प्रणाली हटाई जा सकती है और इसके लिए कोर्ट ने दिशा निर्देश भी जारी किए। अब यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, आखिर व्यवहार में जीवन रक्षक प्रणाली हटाने की प्रक्रिया कैसे लागू होती है। यदि अग्रिम निर्देश यानी लिविंग बिल मौजूद हो तो इसे चरण दर चरण इस प्रकार समझा जा सकता है। सबसे पहले आता है अग्रिम निर्देश का सत्यापन। उपचार करने वाला चिकित्सक रोगी की वसीयत की प्रामाणिकता की जांच करता है तथा यह पुष्टि करता है कि रोगी लाइलाज बीमारी से ग्रसित है और उसके ठीक होने की कोई संभावना नहीं है। यदि मरीज संवाद करने में असमर्थ है तो लिविंग बिल में नामित व्यक्ति या व्यक्तियों से रोगी के निर्देशों के अनुरूप सहमति ली जाती है। इसके बाद चिकित्सक वसीयत में नामित व्यक्ति या व्यक्तियों को रोगी की स्थिति और उपचार के विकल्पों के बारे में सूचित करता है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि लिविंग बिल किसी व्यक्ति को पहले से अपनी चिकित्सीय इच्छाएं व्यक्त करने का अधिकार देती है, खासकर जीवन रक्षक उपचार को अस्वीकार करने के संदर्भ में यदि वह भविष्य में निर्णय लेने की क्षमता खो दे। यह मरीज की स्वायत्ता को बनाए रखती है और परिवार तथा डॉक्टरों पर भावनात्मक और कानूनी दबाव को कम करती है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया को सरल बनाया और लिविंग बिल के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनिवार्य मंजूरी की आवश्यकता को समाप्त कर दिया, जिसे कॉमन काज में दिया गया था। अब कोई भी व्यक्ति 2 गवाहों की उपस्थिति में अपने लिविंग बिल पर हस्ताक्षर कर सकता है और उसे किसी नोटरी या राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करा सकता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि यह पूरी तरह स्वेच्छा और समझदारी के साथ बनाई गई। इसके बाद अस्पताल एक प्राथमिक चिकित्सा बोर्ड का गठन करता है और इसमें मरीज का इलाज कर रहा डॉक्टर और कम से कम 2 विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल होते हैं, जिनके पास संबंधित क्षेत्र में कम से कम 5 वर्षों का अनुभव होता है। पहले यह अनुभव 20 वर्ष का था। यह बोर्ड परिजनों या संरक्षकों की उपस्थिति में मरीज की जांच करता है और 48 घंटे के भीतर यह प्रारंभिक राय देता है कि जीवन रक्षक उपचार हटाया जाना चाहिए या नहीं। यदि प्राथमिक बोर्ड सहमत होता है तो अगला चरण होता है द्वितीयक चिकित्सा बोर्ड के गठन का। इस बोर्ड में
जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नामित एक चिकित्सक और 2 अन्य विशेषज्ञ शामिल होते हैं जो पहले बोर्ड का हिस्सा नहीं होते। यह बोर्ड स्वतंत्र रूप से मामले की समीक्षा करता है और 48 घंटे के भीतर ये भी अपनी राय देता है। द्वितीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा अनुमोदन के बाद सहमति प्राप्त की जाती है। यदि यह बोर्ड अनुमति देने से इनकार करता है तो उसके परिजन, नामित व्यक्ति या अस्पताल उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं, जहां एक स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड गठित कर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। अंत में प्राथमिक और द्वितीयक चिकित्सा बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय की सूचना मरीज के परिजनों की सहमति के साथ न्यायिक मजिस्ट्रेट को दी जाती है ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और रिकॉर्ड में रहे। अब अगर इसे एक उदाहरण से समझे कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति पहले से लिख देता है कि अगर वह कोमा में चला जाए और ठीक होने की संभावना ना के बराबर हो तो उसे वेंटिलेटर पर ना रखा जाए। जब ऐसी स्थिति आती है तो डॉक्टर उसकी लिविंग बिल को देखते हैं, मेडिकल बोर्ड बनता है, जांच होती है, परिवार से बात होती है और अंततः उसी इच्छा के अनुसार निर्णय लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यह कहा कि पूरे देश में इस प्रक्रिया को सरल और स्पष्ट बनाया जाना चाहिए। हर जिले में डॉक्टरों का एक पैनल होना चाहिए ताकि मेडिकल बोर्ड आसानी से बनाया जा सके। साथ ही अदालत ने सरकार से यह भी आग्रह किया कि एंड ऑफ लाइफ केयर यानी जीवन के अंतिम चरण के देखभाल के लिए एक व्यापक कानून बनाया जाए ताकि निर्णय आर्थिक दबाव, गरीबी या सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित ना हो। सबसे अंत में सवाल वही है, क्या जीवन सिर्फ सांस लेने का नाम है? अगर किसी व्यक्ति में न चेतना है, न सम्मान, न जीने की क्षमता, तो क्या उसे सिर्फ मशीनों के सहारे जिंदा रखना सही है? सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा केस में स्पष्ट कर दिया कि जीवन का अधिकार केवल जीने का अधिकार नहीं है, बल्कि गरिमा के साथ जीने और गरिमा के साथ मरने का भी अधिकार शामिल है। और शायद यही इस पूरे विषय का सार है। कभी कभी सबसे बड़ी दया जीवन को खींचते रहना नहीं होती, बल्कि उस पीड़ा को खत्म करना होती है जिसे इंसान सह भी नहीं सकता और व्यक्त भी नहीं कर सकता। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? अपनी राय, अपनी टिप्पणियाँ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि हम आपके लिए और बेहतर वीडियो बना सकें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।